तो वो एक सेंसिटिव है, बहुत ही संवेदनशील, यानी बहुत ही सेंसिटिव होकर रखती हैं। जब अपनी माँ के बारे में ड्राइव करते हुए जब वो कार में जाती हैं। Welcome to KR Infology, because clarity sparks knowledge. नमस्कार व्यूअर्स, टुडेज टॉपिक इज माय मदर एट 66 एंड दिस पोएम इज रिटन बाय कमला दास। तो पहली पोएम है फ्लेमिंगो क्लास 12th के टेक्स्ट बुक से, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है। 66 एट 66 यानी 66 इटसेल्फ शोज द एज, ठीक है। यानी माय मदर मीन्स कमला दास जो पोएट है उसकी माँ का है। माँ अपनी माँ के बारे में कह रही है, अपनी माँ के लिए, और 66 माँ की एज के बारे में कह रही है। तो ये क्लियर हो गया। तो उनकी उम्र है, यानी कहने का मतलब ओल्ड एज है। तो नेक्स्ट पर हम देखते हैं अबाउट द पोएटेस। सबसे पहले हम पोएटेस के बारे में जानते हैं। पोएटेस क्या कहना चाहती हैं, यानी कौन है और किस तरह की उनकी रचनाएं होती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लॉट ऑफ डिस्कशन अबाउट द पोएट्स एंड हर क्रिएशन, ठीक हो गया। और कमला दास जो है, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी 1934 में पैदा हुई, 2009 तक ये रही। तो ये एक ऐसी पोएट हैं, जैसे यानी केरला है, केरला के मालाबार में ये पैदा हुई। तो केरला एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा स्टेट है, यानी बहुत ज़्यादा साक्षरता दर है यहाँ पे। और नेक्स्ट जो है, उनकी उनकी जो कार्य हैं, असल में उनकी जो ऑथर्ड, यानी विच टाइप ऑफ बुक्स ये ऑथर्ड। तो वहाँ पर यानी उनकी पोयम में, उनकी स्टोरीज में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको आप देखेंगे उनकी जो ओरिजिनलिटी है, यानी उनकी जो एक ओरिजिनल, उनकी रचनाएं ओरिजिनल होती हैं। खासकर वो एक ट्रुथ, यानी एक बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं। उनकी अपनी लाइफ की ज़्यादा उन्होंने खुलकर बात कही है। तो ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता उनकी उसमें देखने को हमें मिलती है। और नेक्स्ट है वर्सटैलिटी, यानी वर्सटैलिटी का मतलब वो एक वर्सटाइल टाइप की पोएट हैं। और वर्सटैलिटी जो है उनके पोयम में हमें उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। यानी वर्सटैलिटी का मतलब होता है यानी विभिन्न प्रकार की रचनाएं, यानी हर चीज़ जो वर्सटाइल होकर लिखती हैं, चाहे वो स्टोरीज हों, चाहे वो पोयम हो, चाहे वो नोवेल हो, या उनकी जो है माधवी कुट्टी के नाम से उनके अपना जो मलयालम में है, उनकी अपनी रचनाओं का एक संग्रह है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। तो एक वर्सटाइल टाइप की पोएटेस हैं वो। और इंडिजिनस, इंडिजिनस जो ये वाला पॉइंट है, इंडिजिनस हमें उनकी पोयम में, उनकी उनमें देखने को मिलता है। इंडिजिनस का मतलब होता है वह अपनी मातृभूमि, यानी जहाँ पर वो जिस स्टेट में वो हैं, वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वो सारी चीज़ें वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। तो इंडिजिनस जो है, हम यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं। तो क्लियर हो गया। तो उनकी रचनाएं किस पर आधारित हैं? मौलिकता पर आधारित हैं, और वर्सटाइल हैं, काफ़ी वर्सटिलिटी हैं। और इंडिजिनियस का मतलब यानी उनकी वहाँ की मिट्टी की खुशबू, यानी सॉइल, यानी एक किस्म से द सेंस या द फ्रेग्रेंस ऑफ द सॉइल, तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए सेंसिटिव राइटर है। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो माई मदर हम 66 पढ़ेंगे, ये बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है। तो वो एक सेंसिटिव है, बहुत ही संवेदनशील, यानी बहुत ही सेंसिटिव होकर रखती हैं। जब अपनी माँ के बारे में ड्राइव करते हुए जब वो कार में जाती हैं, तो उसमें वह देखती हैं कि वो, हम देखते हैं कि वो किस तरह से अपनी माँ की छोटी-छोटी चीज़ों को नोटिस कर रही हैं। माँ की पीड़ा को समझ रही हैं, माँ के दर्द को समझ रही हैं, माँ के पेन को समझ रही हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये उनकी पिक है, ठीक है? तो अब इसमें किसी भी पोयम को जब हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहली बात आती है हमारे दिमाग में कि उसका सेंट्रल आइडिया क्या होता है। कि सेंट्रल आइडिया एक जान होती है किसी भी पोयम की। दिस इज़ द कोर कोर थिंग ऑफ एनी पोयम। तो सेंट्रल आइडिया मीन्स जो केंद्रीय भाव होता है उसका, यानी किस बारे में पोयम लिखी गई है, कौन से इश्यू, विच टाइप ऑफ इश्यूज आर रेज्ड इन द पोयम। तो इस चीज़ों को देखने के लिए, इन चीज़ों को समझने के लिए पहले हमें देखना पड़ता है कि कौन से मुद्दों पर चर्चा यहाँ पर है। तो सेंट्रल आइडिया में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर एक प्रेम, यानी लव, मदर एंड डॉटर, यानी एक माँ के प्रति एक डॉटर, यानी लड़की, यानी कमला दास का अपनी माँ के प्रति 66 एज में जो प्रेम है और उसकी जो डीपनेस है, हम यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं कि वो अपने माँ से कितना ज़्यादा प्रेम करती है। माँ और बेटी के बीच में जो बॉन्डिंग है, उस प्रेम को हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसे हम आगे पोयम में चर्चा करेंगे।
तो फ़ियर ऑफ लॉस, दो सेकंड थिंग इसमें जो सेंट्रल आइडिया का है, तो यहाँ पर फ़ियर ऑफ लॉस है, यानी फ़ियर ऑफ लॉस। फ़ियर ऑफ लॉस किससे मतलब है? फ़ियर ऑफ लॉस मतलब है कहीं अपनी माँ को, यानी अपनी माँ को लॉस न करे, अपनी माँ को ना खो दे, माँ उससे न चली जाए, तो इसीलिए उसे डर लगा रहता है कि मेरी माँ जब तक ज़िंदा है और मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए उसे बार-बार डर लगता है कहीं माँ के साथ कुछ ना हो जाए, इसीलिए ये फ़ियर, ये डर हमेशा उसे सताता है। 2 चीज़ें सेंट्रल आइडिया की ये हैं। तीसरा जो है एजिंग, एजिंग का इश्यू इसमें उठाया गया है। एजिंग का मतलब है कि एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस इट सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस पोएम, ठीक है? इसमें पहले ही कहा गया है कि बिफोर यू रीड में जब आप जाएँगे तो एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। यानी अगर कोई बच्चा है तो वो अडल्ट भी होगा, अडल्ट के बाद फिर वो धीरे-धीरे करके एजिंग में चलते हुए एक बुढ़ापे की तरफ भी जाएगा। इसीलिए नेचुरल ये प्राकृतिक प्रोसेस है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता। उसकी माँ भी 66 एज की हो गई है। क्या हो गई माँ की एज इसमें? 66 हो गई, ठीक है? तो 66 साल की उम्र है, बुढ़ापे की ओल्ड एज में है, तो इसीलिए इस चीज़ को एजिंग के का भी इसमें बताया गया है। और नेक्स्ट है रिलेशनशिप, यानी मदर और डॉटर का जो रिलेशनशिप है, एक यानी जैसे हमने जो प्रेम दिखाया डॉटर और मदर के बीच में, तो वैसे ही उनका जो रिश्ता है बड़ा डीप है, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कोई माँ अपनी बेटी से, बेटी अपनी माँ से, बहुत गाढ़ रिश्ता होता है, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी रिलेशनशिप की इतनी बॉन्डिंग इतनी डीप होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो कोई उसे तोड़ नहीं सकता। ये चीज़ें भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, अब हम थोड़ा-सा पोएम को पढ़ लेते हैं। तो जैसे आप इस पिक की तरफ भी ध्यान देना कि वो देखो कमला दास यहाँ पर जो है, ये अपनी माँ के साथ बैठी हुई है, ये उसकी मदर है, तो अपने माँ को किस तरह से वह देख रही है, किस तरह से क्या कर रही है, तो इस चीज़ को इमेजिन अगर आप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पोएम ये आपकी समझ में आए। क्योंकि विजुअल चीज़ें जो होती हैं किसी चीज़ को समझने में आसान बना देती हैं। तो पोएम हम जैसे हम इसका एक पहला पार्ट पढ़ते हैं, इसे पार्ट के हिसाब से दिखाया गया है। तो ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ हर फेस। तो जस्ट सीइंग द विजुअल दिस पिक्स, तो इसको देखते हुए तो हम थोड़ा-सा इसको समझने में हमें आसानी होगी, इसीलिए मैंने पिक का सहारा ले रखा है। तो ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन, यानी मैं जो है ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स, यानी अपने माँ-बाप के घर से मैं कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही हूँ, ड्राइव करते हुए जा रही हूँ। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है, कब की बात है? लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग को मैं अपने माँ यानी अपने माँ के घर से, अपने माँ पेरेंट्स के घर से ड्राइव करते हुए कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही हूँ। तब उसने ड्राइव करते हुए बीच में कार के अंदर देखा, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, तब उसने अपनी माँ को देखा जो बिल्कुल बिसाइड मी माने उसके बगल पर बैठी हुई है। देख रहे हैं आप या? बैठी हुई हैं, और क्या है? डोज ओपन माउथ हर फेस। तो डोज माने झपकी सी ले रही हैं, मुंह खुला हुआ है, और उसका चेहरा बिल्कुल एक नीरस टाइप का है, जिसको हम नीचे भी देखते हैं। तो इतना समझ में आ गया। तो ये पहला पिक हमें इस चीज़ को बिल्कुल क्लियरली क्लियरली इस चीज़ को रियलाइज़ कराता है। यानी अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जब मैं जा रही थी ड्राइव करते हुए, मैंने अपनी बगल पर अपनी माँ को देखा, जो बहुत ही बिल्कुल ऊँग रही थी, मुँह खुला हुआ था। तो इस तरह से ये कंडीशन है। नेक्स्ट मैं अब, क्योंकि ये एक आप इसमें एक चीज़ और नोट करना आप, इसमें ये पूरी पोएम जो है बिल्कुल एक ही उसमें लिखा है, कहीं आपको फुल स्टॉप नहीं मिलेगा। कॉमा के द्वारा एक दूसरे जो भाव या आइडियाज़ हैं या विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं वो कनेक्ट कर दी गई हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, हर फेस आसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। अब हर फेस यानी उसका माँ का चेहरा, अब देखो ध्यान से देखो, हर फेस आसन लाइक दैट, बिल्कुल आस की तरह हो, यानी नीरस राख की तरह मेरे को अपनी माँ का चेहरा दे रहा है, क्योंकि ब्लड की कमी है शरीर में, बुढ़ापा है, तो चेहरे पर लालिमा नहीं आ सकती, तो इसीलिए अपनी माँ के बारे में कहती है उसका फेस जो है आसन लाइक दैट, बिल्कुल आस यानी राख नीरस है। और कैसा है? लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, यानी एक बिल्कुल कॉर्पस की तरह हो, यानी बिल्कुल कॉप्स यानी एक डेड बॉडी की तरह हो। मेरी माँ का चेहरा बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा, नीरसता है,
जो जैसे एक डेड बॉडी का, यानी कॉप्स का मतलब डेड बॉडी का चेहरा होता है। एंड रियलाइड विद पेन, और मैं इस पेन को, यानी माँ के अपने इस ओल्ड एज का जो पेन है उसको रियलाइज कर रही हूँ। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज सी लुकड, यानी वह सी वॉज एज ओल्ड माने इतनी ही बूढ़ी है जितना वह बूढ़ी दिखाई देती है। तो इसका भी क्लियर हो गया हमारा। तो इसको मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। मैंने अपनी माँ का जब चेहरा देखा तो माँ के चेहरा बिल्कुल आस की तरह, यानी राख की तरह नीरसता से था, नीरस टाइप का था। और वो चेहरा बिल्कुल एक यानी डेड बॉडी की तरह, कॉप्से की तरह लग रहा था। तो तब मुझे अपनी माँ की पीड़ा का रियलाइज हुआ, और वह वास्तव में उतनी ही बूढ़ी थी, एज ओल्ड एज सी लुक्ड, यानी इतनी बूढ़ी थी जितना वह दिखाई थी। इस एज का मतलब इतना हो जाएगा, इस एज का मतलब जितना हो जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, आप इन पिक को ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये चीज़ें, अभी मैं इसमें इंटरप्रेट एलेबोरेट करूँगा। बट सून पुट दैट थॉट अवे, एंड लेकिन जल्दी ही मैं अपनी माँ की तरफ जो बगल पर बैठी हुई थी उसकी तरफ जब मैं देख रही थी, व्हेन आई वाज सीइंग जस्ट बिसाइड मी माय मदर्स फेस, लेकिन आफ्टर दैट सून पुट दैट थॉट अवे, यानी जल्दी ही मैंने इस विचार से मैंने अपना ध्यान हटाया, डाइवर्ट किया। तब मैंने देखा, क्या देखा मैंने, पुट सून, बट सून जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, मैंने इस विचार से बाहर हुआ। एंड और उसके बाद लुक्ड आउट ए यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैंने जब बाहर देखा, खिड़की से बाहर देखा, देखो ये वाला ले लो आप, ठीक है, ये वाले को लो। तो मैंने जब लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी कार की, गाड़ी की खिड़की से बाहर की तरफ देखा, तो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग देखो, यह ध्यान रखना, यंग ट्रीज यानी जो जवान, यानी जो छोटे पेड़ हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल यंग ट्रीज जो हैं, स्प्रिंटिंग यानी दौड़ रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रन, दूसरी तरफ ये वाला चित्र हो गया, ठीक है, ये वाला चित्र हो गया। तो दूसरा तरफ मेरी चिल्ड्रन, मेरी का मतलब होता है खुश, चिल्ड्रन जो बच्चे हैं, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी अपने घर से बाहर स्पिल हो रहे हैं, यानी खूब भीड़ में, यानी खूब करके घूम के फिर के, यानी एक्टिव होकर दौड़ के घर से बाहर निकल रहे हैं। तो क्लियर हो गया। तो इसमें दो चीजें आई हैं, एक आया है स्प्रिंटिंग, एक आया है स्पिलिंग, ठीक है, स्पिलिंग। तो ये दो वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देखते हैं, तो यहाँ पर देखा आपने यंग ट्रीज यानी जो पेड़ हैं, ये क्या हो रहे हैं, ये यंग ट्रीज हैं, स्प्रिंटिंग ये दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये स्प्रिंटिंग कर रहे हैं और ये स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यंग ट्रीज हमारे स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, और दूसरा जो है, ये बच्चे जो हैं यहाँ पर, ये बच्चे क्या हैं, स्पिलिंग कर रहे हैं, यानी अपने घरों से बाहर आके आनंद होकर, खुश होकर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। अब दोनों उसकी माँ गाड़ी के अंदर से देख रही है, यानी बिल्कुल देखो। अब ये कैसा, इसलिए क्यों आया है स्प्रिंटिंग, यहाँ पर जो स्प्रिंटिंग आया है, स्प्रिंटिंग क्यों आया है, स्प्रिंटिंग क्यों आया है यहाँ पर, तो स्प्रिंटिंग यहाँ क्यों आया है, तो स्प्रिंटिंग सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि जो यंग ट्रीज हैं, यंग ट्रीज क्या है, ये यंग ट्रीज जो स्प्रिंटिंग आया है, ये क्यों आया है, क्योंकि स्प्रिंटिंग माने ये पेड़ आपके दौड़ रहे हैं। और अंदर देखो, दोनों एग्जाम्पल जो है यहाँ पर, स्प्रिंटिंग और स्पिलिंग, और दूसरा जो आया है स्पिलिंग, स्पिलिंग। तो ये दोनों, स्प्रिंटिंग माने जो होता है, बिल्कुल पेड़ ऐसा लगता है कि जैसे भाग रहे हैं, क्योंकि वो अपनी यंग एज में है, पेड़ बिल्कुल नए हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो गाड़ी से आगे चल रहे हैं तो पेड़ पीछे भागते हुए दिख रहा है। इसका मतलब उन पेड़ों में एनर्जी है, उन पेड़ों में एक यंग एज है उनकी, इसीलिए वो अपने से तुलना कर रही है, यानी अपनी माँ को देख रही है, वहाँ पर वो देख रही है, और उसकी माँ अंदर यंग नहीं है, पेड़ यंग हैं, बच्चे भी यंग हैं। और दूसरा जो है, पेड़ भागते हुए रहे हैं, और बच्चे भी इधर उधर उछल कूद करके आनंदित होकर बाहर खेल रहे हैं, लेकिन उसकी माँ बुढ़ापे में है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई ताकत नहीं है शरीर में, इसीलिए वो चुपचाप बैठी हुई है। तो दोनों के उसमें मूवमेंट है, एनर्जी है, ये चीज़ दिखाती है, यंग एज में है इसलिए एनर्जी है, मूवमेंट है। और दूसरी उसकी माँ जस्ट इसके कॉन्ट्रास्ट अपोजिट क्या है,
बूढ़ी है, ओल्ड एज है और कोई एनर्जी नहीं है। तो दोनों इसीलिए तुलना करने के लिए अपनी माँ से जो है चुपचाप बेसुध होकर देख रही है वो बाहर की तरफ, और वो जो है अपनी माँ की कंडीशन को देखकर बाहर की जो यंग बिल्कुल एनर्जी से फुल हैं उन चीज़ों को दोनों को तुलना, इसीलिए उसने क्या कर रखा है यहाँ पर स्प्रिंटिंग और स्पिलिंग। तो ये 2 वर्ड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ठीक हो गया? तो स्प्रिंटिंग यानी इससे सीधे उसने तुलना कर दी कि मेरी माँ ठीक इसके अपोजिट है, स्पिलिंग माने बच्चों के भी ठीक अपोजिट है। ठीक है? दोनों यंग है, उनकी दुनिया आगे है, तो इसीलिए ये चीज़ें यहाँ पर आई हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। अब ध्यान से देखना, और बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, ठीक है, a few yards away I looked again at her wan, pale as a late winter's moon and felt that old। अब मैं जो है, अब ये यहाँ पर जो पोएटेस है वो एयरपोर्ट पर यानी कोचीन एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। अब वहाँ कोचीन एयरपोर्ट पर जब पहुंच चुकी हैं तो वहाँ का ये अपनी माँ को बिल्कुल मुस्कुराते हुए विदा कर रही हैं। देखो ध्यान से देखें, तो बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी है, वहां पर सिक्योरिटी ने चेक किया, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, अपनी माँ से कुछ कदम दूर होते हुए, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने अपनी माँ की तरफ देखा, वेन पेल एज ए लेट विंटर मून एंड फेल्ट। अब देखो वहां पर क्या देखा मैंने अपनी माँ की तरफ, तो बिल्कुल वेन माने पीलापन, पीलापन लिया हुआ, कमजोर पीले टाइप का, जैसे अब उसके चेहरे की तुलना उसने किससे करी कि विंटर्स मून यानी लेट विंटर्स मून। यहाँ पर हमको जब कंपैरिजन होता है तो यहाँ पर हमें सिंपली वाला फिगर्स और स्पीच दिखाई देता है, यानी अलंकार दिखाई देता है। ठीक है, जो विच टाइप ऑफ पोएटिक डिवाइस यूज्ड बाय द पोएटेस वी सॉ। ठीक है, इसके बाद हम देखें आफ्टर दिस स्लाइड, तो उसके बाद हम देखेंगे तो वहाँ पर देखती है, देखो ये इतना क्लियर हो गया, यानी सिक्योरिटी एयरपोर्ट पर पहुंची, सिक्योरिटी गार्डों ने चेक किया और अपनी माँ से कुछ दूरी पर वह जो है अपनी माँ के बिल्कुल पीलेपन के चेहरे को देख रही है, और अपनी माँ के पीलेपन के चेहरे की तुलना किससे कर रही है, लेट विंटर मून कर रही है। जब कंपेरिजन वाले वर्ड आते हैं तो वहाँ पर सिमिली होता है, और तब उससे एहसास हुआ, फेल्ट, फेल्ट दैट ओल्ड फैमिली रैक। अब देखो फेल्ट, ये चीज को देखो, फेल्ट दैट ओल्ड फैमिली रैक, ये चीज क्या होगी, यानी अपने माँ के उस पुराना जो जो जिससे मैं परिचित हूँ उस दर्द को मैंने उस समय क्या किया, एहसास किया। और माई चाइल्डहुड से फियर, अपने माँ की पीड़ा को मैंने समझा। और दूसरा मेरा जो चाइल्डहुड से फियर है, यानी बचपन से मेरा एक डर है। अब डर क्या है, जिसका हमने सेंट्रल आइडिया में जिक्र किया था, माई चाइल्डहुड फियर, यानी फियर जो है पोएट का, तो चाइल्डहुड का फियर क्या था कि कहीं मैं अपनी माँ को न खो दूँ, कहीं मेरी माँ मुझे हमेशा के लिए छोड़ के न चली जाए। तो अपनी माँ की पीड़ा यानी ओल्ड एज की, बुढ़ापे की इस पीड़ा से वो परिचित है, इसको महसूस कर रही है इस समय। और चाइल्डहुड का फियर यानी माँ कहीं मैं लॉस न कर दूँ, अपनी माँ को लूज न कर दूँ, कहीं मेरी माँ मुझे छोड़ के नहीं चले जाए, ये उसका बचपन का डर है। ठीक हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द चाइल्डहुड फियर ऑफ पोएटेस कमला दास। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं चाइल्डहुड फियर वाज टू लूज हर मदर। ठीक है, तो वहां पर आपको ये चीजें कहनी पड़ेंगी। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन तुरंत मैं अपना ध्यान हटाया, जो मैंने कहा सी यू सून अम्मा, यानी अम्मा यानी माँ, मैं जल्दी ही तुमसे फिर मिलूंगी। यानी और ऑल आई डिड वाज, यानी ये सारी चीजें जब मैंने की या कही, ये बिल्कुल मुस्कुराते हुए कही, मुस्कुराते हुए और मुस्कुराते हुए कही। अब मुस्कुराते हुए अपनी माँ से वो क्यों विदा ले रही है, कई लोग तो रोते हैं, लेकिन इसलिए विदा ले रही है ताकि मैंने रोने से, मेरे दुखी होने से माँ की पीड़ा और न बढ़ जाए। वो ऐसे ही दुखी है अपने शरीर से, अपने बुढ़ापे से, इसलिए वो ज़्यादा दुखी न हो जाए, कई चीज़ न हो जाए, इसलिए हंसते हुए वो अपनी माँ से विदा होती है। तो इसमें ऐसे स्माइल, ये एस एस आपका बार बार स्माइल स्माइल आया है, तो यहाँ पर आपका रिपीटेशन वाला जो फिगर ऑफ स्पीच होगा, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो स्टेंजा होगा, स्प्रिंटिंग, स्पिलिंग, और दूसरा जो है ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप देख लें, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक हो गया, तो ये आप देख ही रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें थीम, यानी सेंट्रल आइडिया में हमने पढ़ा, तो सेंट्रल आइडिया में कौन कौन से चीज़ें रेज कर रखी थी वो हमने देखी। अब यहाँ पर जो है जो इसकी थीम है, यानी किसी भी चीज़ की एक थीम होती है, जिस मुद्दों पर आप लिखते हैं
कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, सब्जेक्ट टॉपिक आप उसमें उठाते हैं, उन चीज़ों का ज़िक्र इसमें होगा। जैसे लव एंड अटैचमेंट, यहाँ पर माँ और बेटी का एक-दूसरे से कितना प्रेम है, कितना अटैचमेंट है, वो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और दूसरा थीम में है फ़ियर ऑफ सेपरेशन, जिसकी चर्चा हम आगे भी कर सके, अपनी माँ से बिछुड़ने यानी हमेशा के लिए माँ कहीं छोड़ ना चली जाए, तो इसलिए सेपरेट होने के लिए यानी बिछुड़ना, ये कई चीज़ें जो हैं उसको ये डर सताता है, ठीक है? और रियलाइज़ेशन ऑफ ट्रुथ, और दूसरा जो है ये ट्रुथ का उसे रियलाइज़ होता है पोएट को, क्यों रियलाइज़ होता है? क्योंकि उसे मालूम है इस एज है, इस बुढ़ापे की जो एज है ये बिल्कुल ट्रुथ है, इसे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि एजिंग जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो होना ही होना है। जो बच्चा होगा तो एक दिन बूढ़ा भी ज़रूर होगा, तो ये ट्रुथ को वो एक्सेप्ट करती है। तो ये चीज़ें इस थीम में दिखाई गई हैं। और इमोशनल मैच्योरिटी और भावनात्मक रूप से इमोशनली जो है बोथ आर अटैच्ड टू ईच अदर, ठीक है? दोनों बिल्कुल इमोशनल होकर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कनेक्टेड हैं। और ह्यूमन रिलेशनशिप और जो मानवीयता का जो रिश्ता होता है, यानी एक माँ का बेटी के प्रति क्या होता है, एक बेटी का माँ के प्रति है। माँ बाप या कोई भी है, अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए पालते हैं ताकि उनका बेटर भविष्य हो, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, और कभी ज़रूरत पड़े तो वो उनके काम भी आए, इस तरह की एज में खासकर। तो ये मानवीयता का है, तो बच्चों का भी फर्ज बनता है तो इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को और भी डीप स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें थीम में देखने को मिलती हैं। अब इसमें आते थे हम, जैसे पोएटिक डिवाइसेज़ क्या होता है? पोएटिक डिवाइसेज़ का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की ऐसी चीज़ों को जब हम इस्तेमाल करते हैं जिससे पोएम हमारी और भी खूबसूरत हो जाती है। यानी दोज़ वर्ड्स व्हिच ब्यूटीफाई द पोएम, ठीक है? तो इनको हम कई बार क्या कहते हैं, पोएटिक डिवाइसेज़ कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच भी इसमें आते हैं और विभिन्न प्रकार की चीज़ें आती हैं। और ये एग्ज़ाम में आपको इस चीज़ को देखना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं आपके, तो इस तरह की चीज़ों को आपको जानना चाहिए। नंबर 1 है इमेजरी। इमेजरी में हम देखते हैं, इमेजरी क्या होता है? इमेजरी का मतलब, ये इमेजरी आप देख रहे होंगे, इमेजरी का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को पढ़ते-पढ़ते आपके सामने एक इमेज बन जाती है। यानी एक इमेज, यानी एक उसका चित्र बन जाता है। तो यहाँ पर इमेज बनाने वाले कुछ वर्ड्स आए हैं, जैसे यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो जवान पेड़ जो है, यानी यंग ट्रीज जो हैं, स्प्रिंटिंग माने दौड़ रहे हैं। इमेज ऑफ लाइफ, तो इसमें मैंने पहले भी आपको बताया, तो स्प्रिंटिंग में हमें ये बता रखा है कि जैसे उन पेड़ों में लाइफ है और वो भाग रहे हैं, एनर्जी है और जिंदा है और खूब दौड़ रहे हैं, जबकि उसकी माँ ठीक इसके अपोजिट कॉन्ट्रास्ट में अंदर, ठीक है, बैठी हुई है, नहीं भाग रही हैं, ताकत नहीं है। और दूसरा जो आया है इसमें, मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मेरी चिल्ड्रन है, मेरी माने खुश चिल्ड्रन, जो खुश होते हुए, भागते हुए, आनंदित होते हुए बच्चे, स्प्लिंटिंग आउट ऑफ देयर, स्पिलिंग आउट, तो अपने घरों से बाहर दौड़-दौड़ के निकल रहे हैं। तो इस इमेज, ये भी हमें जो है बच्चों के बाहर भागने की, घरों से बाहर निकलने की एक चित्र सा हमारे दिमाग में बन जाता है। और वैसे ही पेड़ों का भागने का, गाड़ी आगे को चल रही है, पेड़ पीछे भागते हुए एक चित्र सा हमारे दिमाग में बन रहा है इन लाइनों को पढ़ते हुए। तो इसलिए इमेज क्रिएट करते हैं। तो इस तरह की उसको क्या कहते हैं, इमेजरी कहते हैं। तो इमेज ऑफ जॉय और यूथ, यानी बिल्कुल एक यूथपन जो होता है बच्चे का, उस वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। और नेक्स्ट आया है हमारा सिम्बली। सिम्बली जिसको फिगर ऑफ स्पीच हमने कहा था, आसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। तो उसकी माँ का जो चेहरा है बिल्कुल आसन यानी आस की तरह है, नीरस है, राग की तरह, जैसे किसी डेड बॉडी का होता है, कॉप्स का होता है, ठीक हो गया? और नेक्स्ट है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है? अलिट्रेशन का मतलब होता है जब कोई बार-बार रिपीटिशन होता है, जैसे स्माइल का हो गया ये, ठीक है? तो ये हमारा रिपीटिशन हो रहा है, इसीलिए रिपीट हो रहे हैं, अलिट्रेशन कहा जाएगा इनको, ठीक हो गया? सिम्बोलिज़्म, सिम्बोलिज़्म का मतलब एक प्रतीक, ठीक है? यानी जब हम प्रतीक किसी को एक सिंबल के तौर पर यूज़ बना देते हैं, जैसे हमने यंग ट्रीज़ को यहाँ पर एक सिंबल, एक प्रतीक के रूप में बनाया है, जिसमें लाइफ़ है, एनर्जी है। भागते हुए पेड़ यानी स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज करके, स्प्रिंटिंग करके, और यंग चिल्ड्रन प्लेइंग जिसको हमने स्पेलिंग कहा है, तो वो एक आशा है, कंटिन्यूटी, यानी जीवन में एक कंटिन्यूटी बनी रहती है, लाइफ में एक एनर्जी है। तो ये सारी चीज़ें एक सिंबल यानी प्रतीक के तौर पर भी यहाँ पर आई हैं। तो एयरपोर्ट की जर्नी है, सेपरेशन एंड अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पर एयरपोर्ट की जर्नी भी दिखा रही है, अपनी माँ से जो है वो विदा होते हुए एयरपोर्ट पर जब जाती है, विदा लेती है, तो यहाँ पर ये एक चीज़ हमें दिखा कि एयरपोर्ट पर जाने का मतलब यानी एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, इस प्रतीक के तौर पर एयरपोर्ट का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जब एक मानव के हिसाब से हम संबोधित करते हैं, यानी मानवीकरण कहते हैं, जब पर्सोनिफाई करते हैं, तो इससे यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी जो यंग ट्रीज हैं वो दौड़ रहे हैं। हमने पेड़ों को एक संबोधित करके एक इंसान की तरह संबोधित किया है, तो यहाँ पर
पर्सोनिफिकेशन आ जाए। क्लियर हो गया?